मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण एक विषय इस सेमिनार के लिए लिया गया था, टू रिविजिट द हिस्ट्री ऑफ आवर इंडिपेंडेंस मूवमेंट. इट्स नॉट दैट वी आर द फर्स्ट टू रिविजिट इट. दिस रिविजिटिंग ऑफ आवर हिस्ट्री कीप्स हैपनिंग ऑल द टाइम. रिविजिटिंग का एक पर्पस होता है. In fact, there are a couple of reasons why you keep revisiting it time and again. One reason is, of course, you get newer information. समय बीतते हुए नई जानकारियां बाहर आती है. उसके परिप्रेक्ष्य में you have to revisit the whole thing. When you chance upon a new document, say of 1935 from some archives, probably you have to reinterpret a few things. तो उस दृष्टि से हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को रिविजिट करते रहते हैं. पर इसका एक दूसरा भी कारण है. नेपोलियन ने कहा था, व्हाट इज हिस्ट्री आफ्टर ऑल? इट्स अ फेबल म्यूचुअली एग्रीड अपॉन. रूलर्स एंड द रूल्ड, जिस पर राजी होते हैं वो इतिहास है. इतिहास ऐसा ही लिखा जाता है. You have somebody who is looking at history from a perspective. He has created the history, created in the sense he has written it, about it. And the rulers of the time, or the scholars of the time, or the leaders of the time have accepted that, okay, this is valid history. इसलिए इतिहास को बदलते हुए समय में, बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में अलग अलग ढंग से देखकर इंटरप्रेट करने का प्रयास होते रहना चाहिए. That does not mean you play with facts. आखिर हिस्ट्री होता क्या है? हिस्ट्री is essentially about interpreting certain facts. You are interpreting certain historical facts. तो ये प्रक्रिया में बायसेस आते हैं. इंटरप्रेट करने वाले के ऊपर होता है कि कैसे इंटरप्रेट करेगा. सेम फैक्ट को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया जाता है. तो बायसेस आर इनहेरेंट इन हिस्ट्री. अनबायस्ड हिस्ट्री नाम का चीज कोई होता है क्या? ये कहना मुश्किल है. हिस्ट्री इज प्रोन टू इंटरप्रिटेशंस. वन थिंग इज श्योर कि हिस्ट्री कैन हैव इंटरप्रिटेशन. लेट अस गिव स्कोप फॉर दैट. इट कैन बी इंटरप्रिटेड, बट हिस्ट्री शैल नॉट हैव इफ्स एंड बट्स. It does not have ifs and buts. So इंटरप्रेट करते समय ये चीज ध्यान में रखना आवश्यक होता है कि अगर गांधी नहीं होते क्या होता. ये कोई इफ का कोई मतलब नहीं होता है. आज जब हम हिस्ट्री की व्याख्या करते हैं, तो जब हिस्ट्री में जाकर फलाने को दोष दे देते हैं, फलाने को ये कहते हैं, फलाने को वो कहते हैं, तो थोड़ा सोचना चाहिए कि क्या इन हिस्ट्री डू यू रियली हैव दैट स्कोप फॉर इफ्स एंड बट्स? Had he not done this, ऐसा होता नहीं है. So then why should you revisit it? Most important reason for revisiting it is to draw contemporary lessons for the present and for the future. That is why you have to revisit history. You have to look at it from hundreds of angles. Jawaharlal Nehru used to say, he used to say so many things, he never used to practice them, but he used to say that those who forget history are condemned to repeat it. इतिहास को भूलोगे, इतिहास को याद नहीं करते रहोगे, तो इतिहास में जो गलतियां हुई है, जिसका इफ और बट नहीं होता है,
तो वो रिपीट करोगे, बिकॉज यू हैव नॉट विजिटेड एंड रिविजिटेड हिस्ट्री अगेन एंड अगेन सो दैट यू हैव लर्नड सम लेसन्स। तो बेसिकली बार बार रिविजिट करते समय बार बार हमको कुछ बोध होना चाहिए, कुछ लेसन्स मिलना चाहिए, उस उद्देश्य से ये रिविजिटिंग होना चाहिए। मैं मानता हूं कि आज दिन भर जो एक्सरसाइज चला है इसमें एक बहुत बड़ा एक डायमेंशन सामने आया होगा, क्योंकि जब ये इसकी तैयारी हो रही थी तो टीम जो लगा था वो हमसे चर्चा थोड़ा बहुत किए थे, तो मेरे ध्यान में आया कि दे आर ट्राइंग टू लुक एट दिस होल मूवमेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नॉट वन organization or one group, but does it have a wider canvas? Does it have fringe players? Fringe players होते हैं। तो उस दृष्टि से इस पूरे विषय को देखने का प्रयास हुआ। उसमें फिर साहित्यकार, हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में 4-5 धाराएं रही है जिसकी चर्चा आज दिन भर हुई। इस देश के वनवासियों ने भी आंदोलन चलाया, इस देश के साहित्यकार, लेखक, चिंतक अपनी तरफ से अपना आंदोलन चलाया, इस देश का संत महात्मा अपना आंदोलन चलाया, इस देश के रिवोल्यूशनरीज अपना आंदोलन चलाया। एक मेन स्ट्रीम मूवमेंट, कांग्रेस का मूवमेंट चलता रहा, उसमें भी अनेक मूवमेंट्स शामिल हुए। कांग्रेस वॉज जस्ट ए प्लेटफॉर्म, कांग्रेस वॉज नॉट ए पार्टी और कोई होमोजीनियस मूवमेंट कभी नहीं था। प्रारंभ से ही तो कांग्रेस में नरम दल गरम दल होता था, कई स्ट्रीम्स कांग्रेस में आके मिलते थे, बिकॉज देयर वाज वन कॉमन ऑब्जेक्टिव, नेमली अचीविंग ऑफ इंडिपेंडेंस। तो विभिन्न धाराओं का संगम था, तो उन धाराओं को भी उतना ही महत्व है जितना एक मेन स्ट्रीम मूवमेंट का है। इसमें कोई बड़ा छोटा का प्रश्न नहीं है। हु इज मोर इंपॉर्टेंट, वेदर द कांग्रेस मूवमेंट वाज मोर इंपॉर्टेंट कि नहीं बाकी लोग ही कारण थे। मैं इतिहास में ऐसे ही व्याख्या में देखा था इतिहास का, जिसमें कहा गया कि क्योंकि when Attlee was asked finally, Attlee became the prime minister in 1945, तो Attlee decided to give independence to India. This decision was taken in 1946. 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट बन गया। इंडिया became independent in a few months after the act was passed. Attlee was asked कि आखिर क्या कारण है, क्यों इंडिपेंडेंस है? क्योंकि चर्चिल तो बहुत झगड़ा किया अटली से। चर्चिल was opposed to giving independence to India. चर्चिल was the prime minister until 1945. चर्चिल का बिलीफ था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस देंगे तो इंडिया में अनार्की आ जाएगा। Indians are not capable of self-rule. That was his belief. तो चर्चिल ने विरोध किया। अटली का कन्विक्शन था कि नहीं, इंडिया को इंडिपेंडेंस दे देना चाहिए, फ्रीडम दे देना चाहिए। कारण क्या था? अटली ने 3 कारण गिनाए। कारण नंबर 1, रीजन नंबर 1, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन बुरी तरह घायल हो गया। इट वॉज बैडली हर्ट। वो वन द वॉर, लॉस्ट द एम्पायर की स्थिति है। कुछ भी करके युद्ध तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विनर्स के साइड में ब्रिटेन था, ग्रेट ब्रिटेन, पर बहुत बुरी तरह को नुकसान खाया। तो नंबर 1 की वो अब खुद को संभालने के लिए ही समय उनको नहीं था, ताकत उनको नहीं था, तो कॉलोनीज को कहां संभाले। नंबर 2, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, विशेषकर आजाद हिंद फौज के डिफीट के बाद, जो 25,000 आजाद हिंद फौज के सैनिकों के ऊपर जो ट्रायल्स चल रहे थे, केसेस चल रहे थे लाल किले में, रेड फोर्ट ट्रायल्स जिसको बोलते हैं, रेड फोर्ट ट्रायल्स को लेकर देश के अंदर बड़ा विरोध शुरू हो गया भारत के अंदर। और दिस अपोजिशन टू दोस रेड फोर्ट ट्रायल्स had actually spread into Indian Army and Indian Navy also. इसकी चर्चा जरूर हुई होगी आज दिन में यहाँ। इनका
कोस्ट के बाहर है ऑफ द बॉम्बे कोस्ट 78 इनके जहाज थे, ब्रिटिश के 78 नेवल वॉरशिप्स थे। उनके अंदर करीब 20,000 इंडियन नेवी के लोग थे। ये सभी लोग बॉम्बे के सड़कों पर आंदोलन पर उतरे, ब्रिटिश ऑफिसर्स को बंदी बना के उनसे आजाद हिंद फौज जिंदाबाद स्लोगन दिलाए। ये सब हुआ। फिर दिस अनरेस्ट कहिए, दिस रिवोल्ट कहिए, इट हैड स्प्रेड टू आर्मी बेसेस लाइक जबलपुर, एयरफोर्स बेसेस इन राजस्थान, सब दूर स्प्रेड होने लगा। तो ब्रिटिश एम्पायर को सरदार पटेल को रिक्वेस्ट करना पड़ता है, साहब यू गो एंड अपील टू दिस पीपल, they are no longer ready to listen to us, appeal to them for calm, they are anyway deciding to give you independence। फिर सरदार पटेल मुंबई जाते हैं, मुंबई जाके उनको शांत करते हैं। So Attlee gives that disloyalty to the empire, the British empire in the Indian army. Those days Indian army was 2.5 million, 25 lakhs। आज का हमारा इंडियन आर्मी उस दृष्टि से छोटा है। आज पॉपुलेशन हमारा उस समय से 3 गुना है। बट उस समय क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर था तो राइट लेफ्ट एंड सेंटर आर्मी को बढ़ा दिया ब्रिटिशर्स ने, तो बड़ी इंडियन आर्मी थी। तो केवल 40,000 ब्रिटिश सोल्जर्स थे, सोल्जर्स ऑफ ब्रिटिश ऑरिजिन। तो विथ 40,000 ब्रिटिश सोल्जर्स टू कंट्रोल दिस 2.5 मिलियन स्ट्रॉन्ग इंडियन आर्मी इज इम्पॉसिबल। और हम ब्रिटेन से और सैनिकों को भेज नहीं सकते। तो कुल मिलाकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद युद्ध करने की इच्छा किसी के मन में नहीं रहा, क्योंकि इतने लाखों लोग मर गए। तो nobody was ready to have any further battles and wars. So these 3 reasons Attlee cites। नो कोई इंटरप्रेट कर सकता है ना कि भाई इंडिपेंडेंस देने का निर्णय करते समय अटली ने गांधी का नाम तक नहीं लिया। अब हमारे कलकत्ता में एक जज होते थे, उन्होंने क्लेम किया in the latter period 1956 में अटली इंडिया आया था, मेरे घर में रुका। मैंने अटली से पूछा कि आपने 3 कारण तो गिनाया, उसमें गांधी जी का नाम तक नहीं लिया, दैट मींस इंडिपेंडेंस मूवमेंट लेड बाय कांग्रेस, इसका नाम तक नहीं लिया। So do you mean to say that there was no role for the independence movement led by Gandhi ji in India's freedom? वो जज लिखते हैं, जज का इंटरप्रिटेशन है कि Attlee ने twisted his lips and said minimal. Now one can interpret it. That's why I said these are all interpretations. Was it really minimal? No. When you revisit the whole movement, you should be careful that from each part of that movement you should draw your lessons. You cannot go by one interpretation given by one judge in Calcutta High Court. That was one interpretation of the history. तो आज के तिथि में जो कुछ इस प्रकार चीजों पर सीखना होगा, one of them I would think is what John Kenneth Galbraith had said in 2001. Galbraith बहुत इंडिया के फ्रेंड थे, बहुत विजिट करते थे 50s, 60s, even 70s also. He gave an interview in 2001 in which he said, look, when you look at India's whole history, India's history has a peculiar characteristic. It's not about kings, rulers, governments and kingdoms. India's history is about its people. You go to any other country, you go visit the history of any other country, it's about the kings, it's about the rulers, it's about the empires. But he says, no, India's history is about its people. इंडिया में गवर्नमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं रहे कभी भी। इस बात को सबसे अधिक समझने वाला व्यक्ति हमारे देश में उस समय का इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इस बात को सबसे अधिक समझने वाला व्यक्ति
गांधी जी थे। गांधी जी न्यू कि भाई इंडिया स्ट्रेंथ लाइड नॉट इन लीडर्स whom you see omnipresent all over, it lies with its people. So this movement, if it were to succeed, it had to be a popular movement. Congress, when it was started, it was an elitist movement. Started, one of the founders of Congress was A.O. Hume, a British official who came to India in order to perpetuate the British rule here. But he was one of the founders of the Congress Party, Surendranath Banerjee, born, bred in English education and culture. तो फर्स्ट 15-20 years का कांग्रेस इतिहास तो हिस्ट्री ऑफ पिटिशंस एंड एप्लीकेशंस होता था। अर्जियां देते थे ब्रिटिशर्स को, ये करो ये मत करो। माइंडसेट भी ऐसा था कि 1915 में जब गांधी जी ने बाहर रहकर, विदेश में रहकर जब लिखा, तो उन्होंने भी ये प्रश्न उठाया कि क्या ब्रिटिशर्स को भारत से बाहर भगाना सच में संभव है? Is India capable of throwing away these Britishers? ऐसा माहौल था। तो क्या करना है? जो चाहिए उसका रिक्वेस्ट करो ना, लिमिटेड सेल्फ रूल मांगो, थोड़ा 2-4 रेलवे लाइन मांगो, 2-4 और नौकरियां मांगो। वहां से इंडिपेंडेंस मूवमेंट आगे बढ़ा। सच में गांधी जी इसको पॉपुलर मूवमेंट बनाए थे। जो एलिटिस्ट मूवमेंट था, और शहर के या कुछ बड़े अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोगों का एक पिटिशन देने वाला लायंस क्लब टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता था, उसको एक्चुअल मास मूवमेंट बनाया। ऐसा मास मूवमेंट था कि जिसमें जीवन में कभी दिल्ली नहीं देखे होंगे, कभी देखते भी नहीं होंगे, किसी तमिलनाडु के गांव में रहते होंगे, ऐसे अनपढ़ महिला को भी लगा कि मुझे कुछ करना है इंडिपेंडेंस के लिए। मैं क्या कर सकती हूं? मैं बैंगल्स दे दूंगी, मेरा ज्वेलरी दे दूंगी। दैट इज रियल इंडिया। India's independence movement as a popular movement is the creation of Gandhiji's efforts. इंडिपेंडेंस ऐसा ही आता था क्या? मान लीजिए पॉपुलर इन्वायरमेंट नहीं होता तो इंडिपेंडेंस नहीं आता क्या? Where was any popular environment for Pakistan? पाकिस्तान मध्ये बार्गेन, प्रोडक्ट ऑफ ए बार्गेन. There was no popular movement. जो पॉपुलर मूवमेंट था पाकिस्तान के लिए, वो सब हिंदुस्तान में था. जो हिंदुस्तान बने, जो इंडिया बन गया, उसी भूमि में पर था. Those who were actually fighting for Pakistan, they were all in the, they all lived in the geographical area called India. Those who became residents of Pakistan, they never fought for Pakistan. If you look at the 1946 election results to provincial assemblies, what is Pakistan today? In all those provinces, Muslim League lost the election. Muslim League, the champion of Pakistan or partition of India, it could not secure popular mandate in those very parts which became Pakistan 1 year later. पॉपुलर मूवमेंट नहीं होने पर भी शायद आप ब्रिटिशर्स को भगा सकते थे, रिवॉल्यूशनरी के माध्यम से भगा सकते थे, या आजाद हिंद फौज अगर सक्सीड हो जाता, सक्सेसफुल होता, तो आर्म्ड रेबेलियन से आप भगा सकते थे. बट देन व्हाट गालब्रेथ सेड, इंडिया इज नॉट जस्ट अबाउट गवर्नमेंट. उसमें आप गवर्नमेंट चेंज कर सकते थे. गांधी जी बिलीव कि नहीं, इंडिया इज नॉट अबाउट गवर्नमेंट्स. गवर्नमेंट्स आएंगे जाएंगे. India is about its people. That's the reason why when we were all celebrating independence in Delhi, Gandhiji was at Nokhali among the suffering people. वो एक दिन के लिए आ सकते थे, स्पेशल जहाज चला जाता, क्या बड़ी बात है. सेलिब्रेशंस में भाग ले सकते थे, फिर वापस चले जा सकते थे. He had a
कन्विक्शन की नहीं भाई ये तो अलग बात है, सरकारें तो इंडिया में बनती ही जाती है। तो एक लेसन है व्हाट गार्बेज सेड इज इंडिया इज नॉट अबाउट इट्स गवर्नमेंट्स, इंडिया इज अबाउट इट्स पीपल। इसमें गांधी के अकेले नहीं थे, उस समय कई ऐसे लोग थे जिनको अलग अलग ब्रांडिंग हमने कर दिया। तो मैं आरएसएस से आता हूं, आरएसएस ने बिलीव किया 1925 में इंसेप्शन से कि भाई इंडिया को इंडिपेंडेंस चाहिए, बट इंडिपेंडेंस एज ए प्रोडक्ट ऑफ ए पॉपुलर मूवमेंट चाहिए। लोगों के अंदर जन्मतः देशभक्ति को निर्माण करते हुए उस देशभक्त जनता के माध्यम से उनको आजादी लाना है। आरएसएस ने इस पर बिलीव किया। जितने समाज सुधारक थे उनका प्रयास वही रहा, भाई समाज को तैयार करो एक इंडिपेंडेंट नेशन बनने का। सरकार बदलने से इंडिपेंडेंस पूरा नहीं हो जाता है। तो ऐसे मूवमेंट्स जो हुए हैं इनको अनफॉर्चुनेटली आज तक उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि भाई आखिर समाज से राष्ट्र बनता है, सरकार से नहीं। ये हमारे देश की एक विशेषता है। दूसरा कि जब देश आजाद हुआ था उस समय आजादी के लिए एक बहुत बड़ा मूल्य भी हमने चुकाया था इन द फॉर्म ऑफ पार्टीशन। भारत की एक तिहाई भूमि, 1/3 ऑफ आवर मदरलैंड, रातों रात विदेश बन गया, रातों रात, ओवरनाइट। कोई नहीं चाहता था। तो आप 1940 में जब मुस्लिम लीग ने वो लाहौर रेजोल्यूशन लाया था जिसमें दे फॉर द फर्स्ट टाइम दे डिमांडेड पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड दे डिमांडेड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद जो इंडियन उस समय के लीडरशिप का रिएक्शन था उसके एक बात देखना चाहिए। गांधी जी ने कहा विविसेक्ट मी बिफोर विविसेक्टिंग दिस नेशन, मुझे पहले टुकड़े टुकड़े कर दो मेरे शरीर को, बाद में भारत को तोड़ो। गांधी जी वाज अपोजिट। सरदार पटेल ने तो यहां तक कहा कि तलवार से तलवार भिड़ेगी, हम लड़ेंगे बट भारत को विभाजित होने नहीं देंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने तो जेल में बैठकर क्विट इंडिया मूवमेंट के समय उन्होंने किताब लिख डाली इंडिया डिवाइडेड। भारत का विभाजन अगर होता तो कितना इलॉजिकल होता है, कितना इरेशनल होता है, उससे कितनी समस्याएं हिंदुस्तान और पाकिस्तान को होते हैं, ये सारा उन्होंने बड़ा ग्रंथ लिख दिया। ग्रंथ का वो जो इंक है, इंक ड्राई तक नहीं हुआ, भारत बट गया। नेहरू तो रोमांटिक व्यक्ति थे। नेहरू ने अपने रोमांटिक भाषण में कहा पार्टीशन इज ए फैंटास्टिक नॉनसेंस। फैंटास्टिक नॉनसेंस का अर्थ होता है पागलों की बात है। जिसने पागलों की बात कहा था उसी नेहरू ने पार्टीशन प्लान पर साइन किया, जिसको जून 3 प्लान उसी पर साइन किया। जिसने तलवार से तलवार भिड़ेगी करके लड़ेंगे करके कहा था वही सरदार पटेल मौन साक्षी खड़ा रहा। केवल हमने, भारत के लोग ने, लॉर्ड वेवेल वाइसराय था अंटिल 1947 46 जब नहीं 47 माउंटबेटन आया तब तक था। वेवेल का फेमस स्टेटमेंट है, शायद आया होगा आज किसी भाषण में। वेवेल said in 1944 when this demand for partition came, he said India is a God made triangle, you cannot divide it. This was Lord Wavell. Attlee as Prime Minister, read the mandate given to Mountbatten. The mandate was go and try if you can keep it united. This is Attlee's mandate to Mountbatten. Try if you can keep it united. If not, salvage a bit from the wreck. In any case, pull British out of it. This was the mandate given by Attlee. Nobody wanted partition. Neither
We wanted it, not the rulers, British wanted it. फिर भी हो गया. इसमें एक बड़ा लेसन हमको लेना पड़ेगा कि nations cannot put all their faith only in the leadership. Nation has to have its own innate self-strength. देखिए the journey of India, 1857, first war of independence. 100 years later, 1956. मैं 1956 की महत्वता बताने से पहले 1857 से शुरू करता हूँ. 1857 क्या था आफ्टर ऑल? इस देश के 3-4 बड़े नेता, झांसी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, 3-4 बड़े नेता, they decided to use their armies to fight against the British. ब्रिटिश को भगाना चाहिए. Slowly it became a very big war against the British, and we started, Savarkar gave the name First War of Independence. 1857, ब्रिटिश को भगाना है, ब्रिटिश इंडिया के लिए खराब है, वहां से हमने यात्रा शुरू की है इंडिपेंडेंस की. वासुदेव बलवंत फड़के आया 80s में, 1880s में, फर्स्ट रेवोल्यूशनरी हमने कहा. सावरकर आया, कांग्रेस आई. बढ़ते बढ़ते 1956 में जवाहरलाल नेहरू अगेन गालब्रेथ को इंटरव्यू देते हैं. उस इंटरव्यू में नेहरू का फेमस स्टेटमेंट था, आई एम द लास्ट ब्रिटिश रूलर ऑफ इंडिया. लुक एट द जर्नी. स्टार्टेड ऑफ इन 1857 विद द अर्थ दैट नहीं ब्रिटिश नहीं चाहिए हमको. एंडेड अप हैविंग लीडर्स who claim that they are the last British rulers of India. तो somewhere down the line हम असल लड़ किस लिए रहे? What is the battle all about? Is it to just replace people of one skin color to another skin color? Actually, independence means something else. Independence को लीडर्स से जोड़ दिया हमने, इंडिपेंडेंस को स्पिरिट से नहीं जोड़ा. ये बात बहुत लेट गांधी जी को पता चला कि बहुत ज्यादा लीडर्स से जुड़ गया है इंडिपेंडेंस. 1946 में जब वो ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स हो रहे थे, जब पाकिस्तान जिन्होंने कॉल दिया ना कि डायरेक्ट एक्शन का, हाँ 9 अगस्त का, ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स के समय गांधी जी से लोग, ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स मैंने उस अराउंड दैट टाइम गांधी जी से लोगों ने पूछा कि चलिए आपने कहा कि पार्टीशन मान्य नहीं है, पर आज ये किलिंग्स देखने के बाद आप फिर भी कहते हो कि आप इस देश में, हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान एक रह सकते हैं. इट्स बेटर टू एग्री फॉर पार्टीशन, यू कैनॉट लिव टुगेदर. So much bloodshed, so much of enmity. तो गांधी का रिप्लाई बहुत महत्वपूर्ण था उस समय का. गांधी जी कहते हैं कि नहीं, मैंने 1940 में जो कहा था, actually that was the reflection of the popular sentiment of my country. मेरे देश में कोई नहीं चाहता था कि भाई देश बट जाए, इसलिए मैंने कहा मेरा शरीर को टुकड़ा टुकड़ा करो, फिर देश को तोड़ना है तो छोड़ो. But when I look at this whole madness all around me, now I feel कि इस देश की जनता, देश की एकता अखंडता के लिए, दृढ़ता से खड़ा होने के लिए, सड़कों पर आकर इस अखंडता की रक्षा के लिए संघर्ष करने के लिए, यानी मरने मारने के लिए, इन अदर वर्ड्स, आज मेरे देश की जनता तैयार नहीं है, तो मुझे पार्टीशन स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखता है. एक बड़ा लेसन है. 1905 को एक बार याद करिए. 1905 में एक बंगाल, वन प्रोविंस
in British India was partitioned, not the whole India. Partition of Bengal happened in 1905. उसके खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण हुआ. इसके नेता थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय इन द नॉर्थ, बाल गंगाधर तिलक इन साउथ, बिपिन चंद्र पाल इन द ईस्ट. लॉर्ड कर्जन था वाइसराय. वाइसराय जब ये आंदोलन कांग्रेस ने छेड़ा था, कांग्रेस का गरम दल का नेतृत्व आगे बढ़ा था, तो कर्जन का स्टेटमेंट था, फेमस स्टेटमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल इज ए सेटल्ड फैक्ट. भाई ये हो गया है, बस हमने तय किया, फाइनल है. 6 साल बाद 1911 में किंग जॉर्ज 5 इंडिया आया, जिनके विजिट के स्मृति में मुंबई का वो इंडिया गेट बना. तो उस विजिट किंग जॉर्ज 5 के विजिट का कारण क्या था? टू एन्यूल द पार्टीशन ऑफ बंगाल. एक प्रोविंस का पार्टीशन को ऐसा आंदोलन खड़ा करके किंग जॉर्ज 5 को इंडिया खींच के हमने एन्यूल करवाया था 1911 में. बट जब 47 में देश विभाजित हो रहा था, हम हेल्पलेस क्यों हो गए? इस बात पर रिविजिट करना आवश्यक है. क्या हमने नेता को मात्र हमारा महत्व छोड़कर चले? कई लोगों को हमने नजरअंदाज किया, जिनकी चर्चा हुई होगी. अरविंदो को हमने भूल गया, लाला लाजपत राय को भूल गया, सावरकर को तो आज भी भूले हुए. सावरकर को जो सम्मान मिलना था आज भी नहीं मिलता है. जेल में सड़े रहे 25-25 साल. तो कहीं ना कहीं हम इंडिपेंडेंस मूवमेंट को कुछ इंडिविजुअल से आइडेंटिफाई कर दिया पूरा. जब वो इंडिविजुअल हेल्पलेस हो गया, पूरा आंदोलन हेल्पलेस हो गया. This was the lesson of 1947, which we cannot afford to miss. मित्रों, इस जब इंडिविजुअल्स की बात हम कहते हैं, नेशनल विल बहुत तगड़ा चाहिए, बहुत स्ट्रांग चाहिए. हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट वही परिचय देता है. वेयर देयर इज नेशनल विल, there you achieve success. Where the national will becomes weak, एक फेज आया अपने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, जो फेज पूरे मूवमेंट को कंफ्यूजन में डाला था. वो फेज था बिटवीन 1920 and 1940. दिस 20 years का फेज था. This was when the whole confusion had crept into our independence movement. एक एक घटना को अध्ययन करना चाहिए. जिन्ना जो तिलक के अनुयायी थे, तिलक के अनुयायी के नाते कांग्रेस के वॉलंटियर थे, वो कैसे पाकिस्तान के फाउंडर बन गए, पिता बन गए, फादर ऑफ पाकिस्तानी नेशन बन गए, अध्ययन करने वाला विषय है. कैसे इंडिपेंडेंस मूवमेंट को एक बार्गेन हमने बनाया था. यानी हमने जो स्लोगन दिया था 1916 में लखनऊ में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, हमने एक स्लोगन दिया था. यानी वो स्लोगन विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, वो स्लोगन दिया गया था तिलक से. तिलक ने लखनऊ को दो शब्दों में बांटा, लख नाउ एट लखनऊ. क्या लक था 1916 में? कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने के लिए मुस्लिम लीग भी आया था. तो हमने इंडिपेंडेंस मूवमेंट को एक बार्गेन बनाया. सावरकर के एक फेमस स्टेटमेंट है. सावरकर कहते थे कि दोज हु कन्वर्टेड इनटू अ बार्गेन, आप हमको ये देंगे तो हम आपके साथ आएंगे मूवमेंट में. उनको कहना चाहिए इफ यू कम with you, if you do not without you, if you oppose in spite of you. मतलब आप आएंगे, आपके साथ मिलकर हम आजादी के आंदोलन में चलेंगे. नहीं आएंगे, हम अकेले लड़ेंगे. विरोध करेंगे तो ब्रिटिश के साथ आपको भी भगा देंगे.
ये कहना चाहिए मूवमेंट में, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड विल, नेशनल विल, ये विल का परिचय देना चाहिए। बट 16 to 46 का जो 30 इयर्स का इतिहास है, इसका विपरीत है। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मैं अर्ज करूंगा कि इसको रिविजिट करना चाहिए। क्यों कांग्रेस ने जिन संस्थाओं को क्रिएट किया, वो संस्थाएं क्यों लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बन गए, बड़ा एक इतिहास है, पढ़ने लायक है। आज जिसको AITUC कहते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो लेफ्ट का ट्रेड यूनियन मूवमेंट है, इट वाज एक्चुअली क्रिएटेड बाय कांग्रेस। गए कैसे? कम्युनिस्टों के हाथ में गया है ना, आजादी के बाद नहीं गया, आजादी से पहले ही गया है। कहां से लेफ्ट एलिमेंट, कहां से अनार्किस्ट एलिमेंट कांग्रेस मूवमेंट में आया, कैसे आया, कहां कंफ्यूजन निर्माण हुआ? कहां से नेहरू ने यह घोषणा की है कि आई एम द फर्स्ट कम्युनिस्ट ऑफ इंडिया? 1927 में मॉस्को गए, 10 इयर्स ऑफ लेनिन रूल। उसके बाद उन्होंने क्लेम किया कि मैं तो सोशलिस्ट विचारधारा से प्रभावित हूं। कहां से कंफ्यूजन आया? कहां से हम बार्गेन के ऊपर बार्गेन करते गए? इन चीजों पर अध्ययन करना चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल व्हेन यू रिविजिट यू विल नॉट बी एबल टू अनडू एनीथिंग। एज आई सेड, हिस्ट्री का इफ एंड बट नहीं होता है, बट हिस्ट्री का लेसन्स होते हैं। वो लेसन्स को समझने के लिए देखना है। उसको देखते समय कोई आपको बहुत ज्यादा पसंद नहीं होगा, ऐसा भी आएगा। You should be able to, it's unpalatable, but you have to take it. Not because you are going to undo anything, not because you are going to undo something that had happened in 1942 or 1927 or 1926. But whatever happened in 1926, as I understand it today, I will make sure that it does not happen in 2018. उसके लिए इतिहास को रिविजिट करना चाहिए। मैं मेरे सभी बंधुओं को हृदय से बधाई भी देता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं कि एक अच्छा प्रयास उन्होंने किया है। पर इंडिया का इंडिपेंडेंस मूवमेंट इतना वास्ट है, आज आपको ध्यान में आएगा कितना वास्ट है, एक एक स्ट्रीम भी इतना वास्ट है। आप रेवोल्यूशन मूवमेंट भी लेते हैं तो बाल शास्त्री हरिदास का किताब है, मैं अभी संजीव सिन्हा जी को कह रहा हूं, बाल शास्त्री हरिदास ने लिखा 1857 टू सुभाष। कितना काम रिवोल्यूशनरीज ने किया, हमने कभी अध्ययन किया ही नहीं है। वो धारा रिवोल्यूशनरीज का आगे आना चाहिए। सुंदरलाल का किताब है इंडिपेंडेंस मूवमेंट पर, कांग्रेस मूवमेंट के अंदर क्या होता था समझना है तो सुंदरलाल का किताब पढ़ना चाहिए। 1930 तक का इतिहास उन्होंने लिखा था, 2 वॉल्यूम्स में है। तो आज उस सारे इतिहास को आज के परिप्रेक्ष्य में देखकर हम आज के लिए इंटरप्रेट करें, कोई गलत नहीं है। नेपोलियन ने जो कहा वो सच है, आज के जमाने में जो राजा है वो इंटरप्रेट करेगा, हम इंटरप्रेट करेंगे, उससे हम जो लेसन सीखना है वो सीखेंगे। उस दृष्टि से ये सेमिनार हमारे लिए बहुत सहायक होगा, ऐसा मानकर एक आखिरी निवेदन करता हूं। हिस्ट्री का इंटरप्रिटेशन का कभी अंत नहीं होता है, दिस इज इट, ऐसा नहीं होता है। आज मैंने भी कहा इसके भी आगे बहुत सारे सच हो सकते हैं, बहुत सारे रिविलेशंस हो सकते हैं और बहुत सारे इंटरप्रिटेशन संभव है। इसलिए किसी एक चीज पर स्टक होकर उसी पर रहकर गांधी इज बैड ऐसा सोच रहे गांधी पर किताब लिखना, कितने किताब आ जाते हैं। गांधी को गाली देने वाले एक इंडस्ट्री बन गया है, इसकी भी जरूरत नहीं है भाई। दैट्स व्हाई आई सेड देयर कैन नॉट बी फन बट इन हिस्ट्री, यू कैन ओनली एनालाइज इट। ओपननेस से उसका एनालिसिस हो, उसके प्रयास यंग स्कॉलर्स करें, यह अपेक्षा करते हुए आप सबको हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं।